होंगे। स्टेडियम की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण, अगर आप उसकी नपाई करें, आप 20-20 ओवर लायक भी उसकी वो नहीं है, अंदर इतना ज़्यादा छोटा बना दिया गया तो उसमें कोई मैच तो हो नहीं सकता, तो बाउंड्री इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। हल्द्वानी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जितनी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ही उस क्षेत्र का विकास होगा। तो आप कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? अपने आपकी सरकार है। अब ऐसा ना, फिर वही मतलब वहीं पतनाला वहीं गिरेगा, फिर आप कहोगे हमारे खिलाफ जांच करा दी। कि हल्द्वानी का मास्टर प्लान नहीं है, इसलिए जल भराव की समस्या ज़्यादा है। वो तो हम भावर के निवासी हैं, ढाल है, तो इसलिए 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के कई नेताजी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और प्रदेश के नेता चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने अपना विजन लगातार रख रहे हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश हरबोला जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिरकार चुनाव हैं, चुनाव में किस तरीके से उन्होंने हल्द्वानी सीट से अपनी दावेदारी भी की है। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या है उनका विज़न और किस तरह से आखिरकार वो जनता के लिए अपने वायदे करने जा रहे हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, आपको धन्यवाद इस चैनल को भी मुझे बुलाया। प्रकाश जी, आप लगातार जो है, जो हम आपका जो है लगातार हम देखते रहे हैं, जो टेन्योर रहा है हिंदूवादी लीडरशिप का के तौर पर रहा है, तो क्या जो है इतना लंबा आपका टेन्योर रहा, बहुत सीनियर लीडर हैं, विश्व हिंदू परिषद में आप रहे, इसके अलावा जो है बजरंग दल में भी आपने सेवाएं दी, आरएसएस के साथ में आपका जो है लगातार जुड़ाव रहा और तमाम चीज़ें आप लगातार करते रहे। क्या वजह है कि पहले भी आपने हल्द्वानी सीट से टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला, इस बार भी आपने दावेदारी की है, क्या वजह है कि नहीं मिल पा रहा है? और ऐसा तो नहीं कि हिंदूवादी छवि के कारण दिक्कतें हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। वैसे तो मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जुड़ गया कि मैं शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद में गया, तो विद्यार्थी में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसके बाद युवा मोर्चे में हिंदू जागरण में चले गया। हिंदू जागरण में 19 साल रहा, तो हिंदू जागरण में कभी चुनाव नहीं लड़ता, इसलिए मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। मैं 2009 में जो है फिर भाजपा में आया। तो भाजपा में जब आया तो उसके बाद में मजदूर मोर्चे का दायित्व मिला, मजदूर मोर्चे का प्रदेशाध्यक्ष रहा। तो उस टाइम में माना गया कि उत्तराखंड में ऐसा कोई सीट नहीं है जिसमें मजदूर नेता कोई लड़ सके, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। 2017 में सब कुछ किस्मत कहते हैं, कभी ख़राब रहती है। मेरा नाम छपने के बाद भी जो है तिवारी जी आ रहे हैं कि चले गया, और बाद में सरकम ऐसी बन गई कि आसपास की सीटों का समीकरण भी लगाना पड़ता है। राजनीति है, इसमें किसका वोट परसेंटेज कितना है, किस जाति को कितनी सीटें मिल गई हैं, किसको क्या है, क्योंकि जो हल्द्वानी का रेशियो है उसमें जो है वो समीकरण मिलने फिट नहीं बैठा। इस वजह से मुझे टिकट नहीं मिल पाया। इसका भी मुझे कोई ऑप्शन नहीं, संगठन में काम कर रहे थे अभी तक, तो फिर संगठन में लग गए। तो हिंदुत्व की छवि जो है आपकी, हम लोग जो देखते रहे हैं कि लगातार बनी हुई है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व के नाम पर जो है एक टिकट मिल जाए? लोग जो है ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार हिंदुत्व की बात, राष्ट्रवाद की बात जो है बीजेपी लगातार करती है, नहीं मिल पाया ना। देखिए, वैसे तो सब में बड़ा मैं कोई उत्तराखंड का इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। हिंदू उसका क्योंकि बहुत देवभूमि है, यहाँ तो सभी हिंदुत्व के बड़े बड़े नेता रहे, मुझसे बड़े बड़े नेता रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि देवभूमि है, देवों का वास है। बल्कि हम तो मिलने बड़े सौभाग्य की बात मुझे लगती है, हम देवभूमि रहते हैं। देखिए ना, भगवान ने मथुरा में भी जन्म लिया, अयोध्या में भी जन्म लिया, लेकिन देवभूमि जो उत्तराखंड ही कही गई, क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है, जबकि किसी देवता ने यहाँ जन्म नहीं लिया। इसमें होना चाहिए हिंदुत्व को। पार्टी में हमारी हिंदुत्ववादी है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, चुनाव में बहुत से एंगल होते हैं। वैसे मुझे भी लगता है हल्द्वानी सीट अगर हमें जीतनी है, हल्द्वानी सीट जो हम हारे हैं उसका भी कारण मुझे लगता है कि किसी हिंदूवादी चेहरे को टिकट नहीं मिला। ये भी हमारी हार का एक कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो टिकट वो है, सिचुएशन है, ये सीधे सीधे इस टाइप की है कि यहाँ थोड़ा सा अगर हिंदूवादी होगा तभी मिल पाया। क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहें, चाहे हमने कितना काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये देखने में जो आया है मुसलमान वोट जो हमें नहीं मिला है। अच्छा, एक कांग्रेस की माना जाता है हल्द्वानी बड़ी परंपरागत सीट है, क्योंकि 1977 के अगर हम चुनाव से इसको लेना शुरू करें, और जब राज्य बनने के बाद 2002 की बात करें तो इंदिरा जी यहाँ से विधायक बनी। फिर उसके बाद जो है जब 2007 में इलेक्शन हुए तो भगत जी बने। फिर 2012 में इलेक्शन हुए, फिर इंदिरा जी हुई। फिर जो है 2017 में इलेक्शन हुए, फिर यहाँ से कांग्रेस। और इससे पहले भी जो आंकड़े, एनडी तिवारी यहाँ से खुद विधायक रहे यहाँ से। तो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानिए, कैसे आप जो है ये दावा कर सकते हैं कि जो है इस बार बीजेपी के हाथ में है? देखिए, जो पुरानी बात मैं कहूँ
90 से पहले भाजपा कहाँ थी? बहुत सीटों में नहीं थी, क्योंकि जो हिंदू ज्वार का उभार हुआ वो राम जन्मभूमि आंदोलन से हुआ। भारतीय जनता पार्टी उसी से खड़ी। 1984 में हम 2 MP लेके बैठे हुए थे, आज हम पूर्ण बहुमत में हैं। तो 2000 से 92 तक जो उभार हुआ वो राम जन्मभूमि के कारण हुआ, और जो 2014 से उभार हुआ ये मोदी जी के कार्यों के कारण हुआ, माननीय मोदी जी ने जो कार्य करे उसके कारण हुआ। अगर हम हल्द्वानी की बात करें तो मैंने बताया नहीं, जो समीकरण जो हल्द्वानी में होना चाहिए था, हमारी पार्टी ने, कह सकता हूँ कि वो नहीं अजमाया। हिंदू पार्टी हो सकता है कुछ क्या रहा हो, क्या हो रही हो। क्या समीकरण है जो है लोग हमारे? ऐसा कि हम 5 सीटों में 3 और 2 चला रहे थे, 3 वो और 2। उस समीकरण में हल्द्वानी जो बगल में हमारे बड़े नेता थे दोनों, तो वो उसी जाति के थे जिस जाति का मैं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिल पाया। तो राजनीति में जाति का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टिकट के लिए फिट नहीं बैठ पाया, मतलब आपका सीधे तौर पे समीकरण नहीं बैठ पाए। पार्टी ने विचार करा, ऐसा नहीं कि विचार नहीं करा, लेकिन समीकरण फिट नहीं बैठ पाया। आपकी मुझे लगता है समीकरण फिट बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए, ये तो खैर आपकी पार्टी का को तय करना है कि टिकट किसको देते हैं। और हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो जिस मुद्दों को लेकर, जिस विज़न को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हल्द्वानी की तमाम ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिसके समाधान को लेकर रोड मैप भी जो है होना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि क्या रोड मैप है आपका, कि जनता जो है आपको अगर वोट दे भी तो आधार क्या रहेगा, क्या समस्या हैं जो क्षेत्र की हैं जो इम्पोर्टेंट लगती हैं? देखिए, मैं हल्द्वानी की अगर बात करूं, हल्द्वानी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो जितनी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ही उस क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन कहना चाहिए कि कनेक्टिविटी में रेल का बहुत बड़ा महत्व है, रोड का बहुत बड़ा महत्व है, हवाई भी है, लेकिन हवाई की यहाँ वो सुविधा हो भी नहीं सकती क्योंकि इतने पैसेंजर भी हैं। तो रेल हमारे लिए सब में सस्ती और सब में बड़ा महत्व है। लेकिन रेलवे स्टेशन का विस्तार, जबकि कांग्रेस शासन में यहाँ जब बड़ी लाइन बनी गई थी तो ये कहा गया था कि जितनी भी ट्रेनें हैं बरेली के बदले हल्द्वानी से चलाई जाएंगी। इसके लिए हल्द्वानी का प्रोग्राम भी बना, हल्द्वानी रेलवे विस्तारीकरण की बात हुई, लेकिन हमारी तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए, एक विशेष संप्रदाय के वोट उन्हें मिलते थे, थोक के बाहर तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए वो काम नहीं होने दिया। अगर रेलवे का विस्तारीकरण, जबकि ये देखें ना, हम सीमांत राज्य हैं, सीमांत राज्य में सीमा तक सेना पहुंचना बहुत जरूरी है, उसके लिए सबसे सस्ता साधन रेलवे, क्योंकि बड़े बड़े टैंक आपके भी तो जो है विधायक रहे, बंशीधर भगत जी यहाँ से विधायक रहे। उस टाइम स्टे किसने लिया? स्टे किसने लिया? बंशीधर भगत जी तो स्टे लिया नहीं, ना कोर्ट में गए, ना उनको कहा। जिसने कहा वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब मर गए, इसलिए मैं नहीं चाहता उनका नाम लूँ बार बार, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था। आज माननीय मोदी जी ने किसान रेल की सुविधा दी है लोगों को, लेकिन आप देखिए ना, हमारे किसानों को फल पट्टी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हमारा अभी आड़ू जाने बॉम्बे में सड़ जा रहा है, बंदराज जा रहा है, चूर सड़ जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, तो हमें जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिल पा रहे किसानों को। इसके लिए जो है रेलवे का विस्तार, ये मुद्दा जो है विकास का है, इसे बोर्ड के से नहीं जोड़ना चाहिए। तो पहला रेल का है, अगर मैं बना तो सब में पहले रेलवे स्टेशन का विस्तार के लिए पूरी प्रयत्न करूँगा। बड़े लोगों को हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो जो है आप लोग अगर विस्तारीकरण की बात करें तो उनका वोट बना हुआ है वहाँ पर, और उनका वोट बना हुआ है तो उनको कहीं तो शिफ्ट करेंगे। वो भी तो आम नागरिक हैं, उनके पास भी राशन कार्ड आप लोगों ने दिया, आपकी सरकारों ने दिया, और उनके जीवन स्तर को सुधारने के वायदे करे, दावे करे। क्या आप लोगों के लोग जो चाहे वो पार्षद हों, वो लोग भी तो वहाँ जाके वोट मांगते हैं? वो लोग क्यों इस बात को कहते नहीं? मैं आपको कहूँ, जो BPL लोअर कैटेगरी उसको देने की तब भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हम उन्हें मकान दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी ज़मीन घेर कर मैं प्राइवेट ज़मीन लेने का क्या दावेदार हो जाता हूँ क्या? तब तो हमने कभी मकान खरीदने नहीं चाहिए हम लोगों ने। हम और आप क्यों ज़मीन खरीद के मकान बना रहे हैं? हम भी क्या सरकारी ज़मीन? अगर ये एक बार ये हटेगा, जो परंपरा गलत चली आ रही है कि मैं वर्ग विशेष का नागरिक हूँ, मैं उस वर्ग को, उस संप्रदाय को करता हूँ, तो मैं सरकारी ज़मीन घेर सकता हूँ, ये जो परंपरा चली आ रही है ये भी टूटेगी पहली बार। उसका भी उसमें आगे तक संदेश जाएगा, बड़ा संदेश जाएगा। नहीं, एक धर्म के लोग नहीं है वहाँ पर, तो जो है हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं। 90% जो है वही लोग हैं। उन 90% के साथ 10% भी बचे हुए हैं। अगर 10% अगर होते फेंक जाते, बल्कि आपको कानपुर की घटना मालूम होगा, कानपुर में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उन्होंने कहा मुसलमान धर्म स्वीकार कर लेंगे, और सब मौलवियों ने जाके कहा कि मुसलमान स्वीकार तुम बच जाओगे, और हुआ भी ऐसा, मुसलमान स्वीकार कर 3 साल तक नहीं हटाई पाए बस्ती। ये तो एक लाइसेंस मिल गया ना धर्म के अनुसार, इसकी तो हटना चाहिए। दूसरा, अगर आप हल्द्वानी के विकास के एक मुद्दा कहें तो विकास में एक मुद्दा हल्द्वानी नजूल क्यों मैंने आंदोलन चलाया था आपका। बिल्कुल बिल्कुल। हल्द्वानी की जो असली समस्या आदि ये भी है क्योंकि लोग
विकास नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके नाम जमीनें नहीं है, बैंक से लोन नहीं ले पा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ बनाते हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका भी बड़ा घाटा है। अगर मैं बना तो इस समस्या को मैंने ध्यान रखा कि हल्द्वानी नजूल क्योंकि समस्या को समाप्त करूँगा। बिल्कुल। और वैसे शहरी विकास मंत्री तो आपके नज़दीक के हैं, बिल्कुल आपके जो है कालाडोंगी विधानसभा से, वो कभी लेके नहीं गए उन तक? देखिए मैं दो चीज़ें बताऊं, एक तो ना तो हमारे नेता में आप ये कहोगे ये दम है, हमारे धामी जी इस बात को सहमत थे, लेकिन धामी जी के पास समय बड़ा कम है, क्यों बोले इतने दिनों में रिपोर्ट नहीं आ सकती, उसको आगे करेंगे। मेरी धामी जी से बड़ी विस्तृत इस बारे में बात हुई। लेकिन एक अगर आप पुराने में जाएँ, जो आप तो यहाँ बहुत दिनों में पत्रकार हैं, 2007 में कमेटी बनाई थी तिवारी जी ने, 2007 में, 2007 से पहले, जिसमें किरण पांडे जी, मुकेश अग्रवाल जी, इंतजार जी सब मिलने गए तो कमेटी बनी। हरबीर सिंह जी जो तत्कालीन तहसीलदार थे उन्होंने रिपोर्ट दी हल्द्वानी, लेकिन तिवारी जी ऐसा सक्षम नेता ने भी क्यों नहीं कर पाया? किसी ना किसी का तो हाथ होगा जिसने रुका है। अब किसका हाथ है ये मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि उस टाइम भी सवाल ये उठा कि अगर इनको भूमि धरी मिलेगी तो रेलवे वाले क्या करेंगे? आधे तो रह जाएंगे, मेरे वोट पे रह जाएंगे तो मेरे और सिर हो जाएंगे। उस वोट बैंक की राजनीति है, उस टाइम जो नजूल का काम आसानी से हो सकता था तिवारी जी के उसमें, वो भी नहीं हो पाया। बड़ी कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है इन बातों से कि राजनीति हम कितने गिर गए अपने वोट बैंक के लिए, हम कितने लोगों का अहित कर सकते हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। अच्छा, लोकल के मुद्दों में यहाँ की बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बरसात जब होती है तो यहाँ पर जब गौला का जो पानी आता है, आप देखते होंगे जो प्लांट की जो समस्या रहती है उसमें सिल्ट जमा हो जाती है, पानी बंद कर दिया जाता है जल संस्थान के द्वारा, और लोग जो है पानी के लिए तरसते हैं। क्यों आप लोगों की सरकारें अब तक पानी की उचित व्यवस्था नहीं कर पाए कि बरसात में भी लोगों को पानी मिले? टैंकरों से व्यवस्था करनी पड़ती है पानी की, क्या वजह है? देखिए दो बातें हैं। एक तो हम जिमरानी बांध का कंसेप्ट लेकर आए। जिमरानी बांध आप देखिए इतने वर्षों से, जब ऊपर हमारी डबल इंजन की सरकार हुई तब सैंक्शन हो पाया। अब जमीन का उसका अधिग्रहण का मामला चल रहा है, लोगों को विस्थापन करने की उनकी बात चल रही है, उसके बाद तो बन जाएगा तो आधी समस्या तो हमारी वो हो जाएगी। अगर जब हमारा जिमरानी बन जाएगा, जो ट्यूबवेल अभी हमारे बहुत से एरियो में नहीं लग पा रहे हैं, उन एरियो में भी ट्यूबवेल लगने लग जाएंगे तो वहाँ से पानी हम ज़्यादा ले पाएंगे। ट्यूबवेल का पानी बरसात में बंद नहीं हो तो आज अगर हम 40% एरिया में ट्यूबवेल लगा पाएँ तो उस टाइम हो सकता है हम 70% में पहुँच जाएँ, तो हमारे पास 30% एरिया ही ऐसा बचेगा जहाँ हमें जो है गोला का ही पानी देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक दो दिन की समस्या तो है कि सिल्ट तो बाढ़ आएगी तो सिल्ट आएगी, सिल्ट आएगी तो प्लांट में चल नहीं पाएगा, तो कुछ समस्या आएगी। लेकिन उसके लिए हम स्टोरेज की व्यवस्था कोशिश करें कि स्टोरेज व्यवस्था हो जाए, लेकिन स्टोरेज भी कभी इतना नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा हो जाए। लेकिन हमारे ट्यूबवेल होंगे तो हमारे लिफ्ट करके पाइपलाइन जोड़ के ऐसा कर सकते हैं। वो सब तब हो पाएगा जब जिमरानी बांध का निर्माण हो जाएगा। स्वच्छता की बात आपकी पार्टी भी करती है और जल मिशन भी चला। अभी जो है रानीबाग जो इलाका है जहाँ पर खुद जो है कई जो है दाह संस्कार और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर दाह संस्कार का कारण लोग उसका विरोध भी करते हैं कि भाई यहाँ पे दाह संस्कार नहीं होने चाहिए, हालांकि एकमात्र विकल्प यही है। तो ऐसा जो है लोग चाहते हैं कि शुद्ध पानी उनको मिल जाए, मुर्दों का पानी ना पीना पड़े। देखिए हमारी सरकार ने, त्रिवेंद्र जी ने घोषणा करी वहाँ इलेक्ट्रिक शमशान घाट बनाने की, उसका निर्माण भी चल रहा है। इलेक्ट्रिक शमशान घाट हो जाए तो आधी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग हिंदू मान्यता के मानने वाले लोग हैं। पहाड़ में मानता है कि हम पानी में जलाएं और जब तक बहाएं नहीं तब तक शुद्धि नहीं मिलती। इसके लिए हमें जन जागरण अभियान चाहिए, लोगों को समझाना ही पड़ेगा। जब जमरानी बन जाएगा तो ट्यूबवेल हमारे मैंने कहा आपको ज़्यादा हो जाएंगे 70% पर, तो आधी समस्या तो वैसे हो जाएगी। दूसरा इलेक्ट्रिक वो बनने के बाद, सौदागृह बनने के बाद आधी उसमें राख खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मात्रा में रहेगी, ये स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। नहीं तो जो है लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक जो शब्दाग्रह है उनको लोग ब्रेन में अपने नहीं बसा पा रहे हैं कि वो ऐसा करें। ना यही तो मैंने कहा, इसके लिए हमें जनजागरण चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मानता, पहाड़ की तो मानता ना, जब तक पूरा जल के बहाते नहीं तब तो होता नहीं। तो इसके लिए हमें जो है जनजागरण करना पड़ेगा, अपने धर्म गुरुओं से कहना पड़ेगा। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म तो वो है कि जो समय के अनुसार जैसी परिस्थिति है धारण करने की चीज़ है। जैसी परिस्थिति से आप देखें ना, एक सबमर्वी चीज़, कहीं का ब्राह्मण मीट नहीं खाता, पहाड़ का बलि होती मीट खाता है। क्यों खाता है? जब यहाँ उस कंदराओं में लोग रहने को आए तो भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जानवर ही थे, जानवर नहीं खाते, भूखे मर जाते। तो परिस्थिति ने जो है वो मीट खाना सिखा दिया। ऐसी परिस्थिति आएगी तो वही बदली जाएगी। चलिए, ये तो जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शुद्ध पानी उनको मिले। जनता जो है लगातार ये कहती रही है कि जिस समय इंदिरा जी यहाँ पर मिनिस्टर थी या विधायक थी, उन्होंने बहुत बहुत बड़े काम कराए और कांग्रेस इसका दम भी भरती है। और लगातार जो हम लोग देख पाए, चाहे वो स्टेडियम की बात हो, ठीक है,
इसके अलावा जो है यहाँ पर कई हॉस्पिटल्स की बात हो, रोड्स की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, तो उन्होंने बड़ा काम किया यहाँ पर और कांग्रेस इसको भुनाएगी भी जो अगला चुनाव होने जा रहा है। इसको कैसे बीट कर पाएंगे आप, क्योंकि इंदिरा जी की जो इमेज थी उसको लेके लगातार लोग कहते रहे हैं कि हम तो उनके इमेज पर जो है वोट डाले हैं। देखिए, मैं इसके दो मैं अलग अलग बता दूंगा। एक तो किसी मरे हुए व्यक्ति की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने सवाल उठाया, मुझे कहना पड़ेगा। आप जिस विकास की बात करते हैं मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। जब उत्तराखंड बना तो पूरे उत्तराखंड, आपको यूपी में आपको मालूम होगा, एक स्टोर परचेज की दर उन्नत की व्यवस्था होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि तिवारी जी जब इस टाइम वहाँ मंत्री रहे तो उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल की अलग व्यवस्था करी। ये माना कि यहाँ के उद्योगपति कानपुर जाने में बड़ी दिक्कत होती है, सैंपल जाने में, कुमाऊं गढ़वाल अलग व्यवस्था थी। लेकिन जब कांग्रेस की हुई सरकार आई, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। मैं कहता हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप उद्योग मंत्री उस टाइम कुंजवाल जी से उनसे पूछें, मैं फर्नीचर रेस्टोरेंट का प्रेसिडेंट था। हमने 3 बार दर उन्नयन के लिए फाइल चलाई है। एक बार चलाई फाइल, कृष्णन जी उनने सेक्रेटरी हुआ करते थे, तिवारी जी ने सैंक्शन करी, फाइल कहाँ गई पता नहीं। उन्होंने कहा ऑर्डर कर दूंगा मैं, 1 हफ्ते बाद हो जाएगा ऑर्डर। वहाँ गए, वहाँ फाइल ही नहीं मिली, दोबारा बनाई। कुंजवाल जी ने 3 बार फाइल बनाई। कुंजवाल जी को धन्यवाद देता हूँ इस बात का बहुत बार कि मतलब बेचारे नाराज नहीं हुए। जैसे एक बार फाइल गायब होना, आदमी का नहीं सब तुम्हारा काम मैं तो नहीं करता, तुम बार बार 3 बार फाइल बनाई, लेकिन हर बार गायब हो गई। उसके बाद एक दिन जवाब क्या मिलता है, स्थानीय जिसे आप विकास की देवी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे मिलो। उन्होंने कहा जब तक तुम्हारा अमर सिंह है रेट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, तुम्हें कोई काम करना है मुझसे को। तो एक व्यक्ति के लिए हमने पूरे प्रदेश का विकास मार दिया। ये विकास की देवी का हुआ है। और कनेक्टिविटी की बात आपको मैं रेलवे की बात भी बता चुका हूँ। और रोड कोई विकास नहीं है। जैसे उत्तराखंड का विकास, लेकिन अगर युवाओं को हम रोजगार देंगे तो विकास होगा। ऐसा कोई काम जो है बताइए जो हल्द्वानी में आपको लगता हो कि आपकी सरकार ने कराया हो। देखिए, अभी IT एकेडमी खुली है ओपन यूनिवर्सिटी में, घोषणा हुई है उसकी, तो कार्य प्रारंभ हो गया। क्योंकि हमारे में एक सबसे बढ़िया बात है, हमारी जो घोषणा होती है उसका हाथ में बजट भी रिलीज होता है। पुष्कर धामी जी ने साहब कहा कि मैं वित्त मंत्री भी हूँ, घोषणा तब करता हूँ जब पैसे देता हूँ। ऐसा नहीं कांग्रेस वाली घोषणा नहीं कि घोषणा हो जाए। ISBT जो है बन नहीं पाया। ISBT कोर्ट का अगर मामला नहीं होता तो आज तक बन जाता। अब कोर्ट से, जब तक कोर्ट के आगे तो कोई है नहीं, आप जानते हो। स्टेडियम की जो है जिस समय शुरू हुआ काम, आज दुर्दशा आप देख रहे होंगे। स्टेडियम की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण, अगर आप उसकी नपाई करें, आप खेल से थोड़े भी जुड़ के जाए तो वो 20-20 ओवर लायक भी उसकी वो नहीं है अंदर, इतना ज़्यादा छोटा बना दिया गया है। अब तो प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं कि युवाओं को प्रैक्टिस के लिए देंगे तो वही प्रैक्टिस में काम रखता है, उसमें कोई मैच तो हो नहीं सकता क्योंकि बाउंड्री इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। ये बनाते हैं, सोचना ये था बजट में। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपकी, जो है वो इस मानकों के तहत नहीं है। तो इसका मतलब ये है जो अधिकारी जिन लोगों ने बनाया है, जिन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवा देते हैं? एक साइड को अगर नापें तो 7 फुट छोटी है लगभग। तो आप कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? अपने आपकी सरकार है। अब ऐसा ना, फिर वही मतलब वहीं पतनाला वहीं गिरेगा, फिर आप कहोगे मरे खिलाफ जांच करा दी। चलिए, अच्छा एक यहाँ पर जो स्वास्थ्य की हम लोग बात कर लेते हैं। हेल्थ में जो है, जो गरीब तबका है उसके पास एक ही मीडियम होता है कि वो सरकारी अस्पताल में जाए और अपना इलाज कराए। अगर प्राइवेट में चला जाता है 700 रुपये से लेकर 1500-2000 रुपये तक का पर्चा है। अस्पताल में डॉक्टरों की इतनी कमी है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। क्यों जो है आप लोग ना शोभन सिंह जीना में कर पाए, अभी हम लोग जो है सुशीला तिवारी में भी स्थिति है बहुत अच्छी तो है नहीं, क्या कहेंगे उसमें, कैसे कर पाएंगे? 2017 से पहले क्या स्थिति थी, आज उससे स्थिति सुधरी है ना। अब एकदम तो सब कुछ हो नहीं सकता। उस टाइम से आज करीबन जो है 1300 कुछ डॉक्टर बढ़े हैं, स्थिति सुधरी है। अब ऐसा तो नहीं एकदम जो है अलाउद्दीन का चिराग हमारी सरकार के बाद हमने घुमाया और डॉक्टर पूरे हो गए। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं इसलिए जगह तक, आप देखिए मेडिकल कॉलेज कितना ज़्यादा। अभी जो है एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुलने वाला है कि आपके सुविधाओं के लिए किच्छा में, जबकि किसी भी स्टेट में 2 एम्स के सेंटर नहीं है। पहली बार जो है माननीय मोदी ने उत्तराखंड को सौगात दी है कि हमारा वहाँ एक एम्स का सेंटर, सैटेलाइट सेंटर ये बन रहा है। उसमें भी बात शुरू हो गई है कि लोगों ने कहा कि आपने ये सेंटर तराई क्षेत्र में बना दिया, जरूरत पहाड़ पे सुविधाओं की थी और आपने बना दिया जो है। देखिए, पहाड़ पे 100 एकड़ ज़मीन नहीं मिल सकती उस सेंटर बनाने के लिए। अगर संभव है कोई ज़मीन तो आप बताएं तो हम ये भी प्रस्ताव वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। 100 एकड़ ज़मीन मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, आपको मेरे ही गाँव में एक पॉलिटेक्निक खुलना है, 240 नाली ज़मीन है, 240 नाली ज़मीन का कहीं चेक ही नहीं मिल पा रहा है।
अच्छा, इसलिए उसका निर्माण आज 4 साल से रुका हुआ, खाली वो 4 कमरों में चल रहा है। दूसरे मानक ठीक करवाइए ना, स्टैंडर्ड जो है पहाड़ के हिसाब से स्टैंडर्ड बनवाइए। जैसे उद्योग में आप लोग करते हैं, जब सरकारें बनती हैं तो ये कहते हैं कि तराई क्षेत्र में जो उद्योग लगेंगे उनके लिए इतने मानक है, पहाड़ क्षेत्र में उद्योग लगेंगे उनके लिए जो है कम मानक है। जैसा कि अभी आप लोगों की गवर्नमेंट ने किया है उद्योगों के लिए, कुछ जो रोड्स हैं उनके पैरामीटर्स को आपने शिथिलता दी है, बहुत अच्छा कदम है सीएम का। और आपके जो पड़ोसी जो विधायक मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, इससे बहुत राहत मिलने वाली है लोगों को। और इसी तरीके से कुछ मानकों में स्टैंडर्डाइजेशन को कम करवाने का प्रयास करिए ना। नहीं, 100 एकड़ हम इसलिए थोड़ा कर रहे हैं, 100 एकड़ हम इसलिए कर रहे हैं वहाँ सभी चीज़ सुविधा हो। देखो, हमें आपने कहा ना स्पेशलाइज, अपना हर चीज़ का स्पेशलाइजेशन चाहिए, हार्ट भी चाहिए, ब्रेन का भी चाहिए, जनरल भी चाहिए, तो उतने कमरे उनके लिए, उतना ऑपरेशन थिएटर जगह तो इसलिए चाहिए ना। उतनी जगह पहाड़ में कहाँ पर एक जगह उपलब्ध हो जा रही? क्योंकि उद्योग में तो हम चलो रोड घटा सकते हैं, कुछ हम मानक कम कर सकते हैं, इतने में हो जाए पर्यावरण, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन अस्पताल को जितने डॉक्टरों के लिए बैठने की व्यवस्था चाहिए, जितने ऑपरेशन चाहिए, थिएटर चाहिए, जितने फिर ऑपरेशन के बाद पहले मरीज भर्ती होने बाद में जो बेड चाहिए, उसके लिए जगह तो चाहिए चाहिए। वो मानक उसका वो नहीं है कि आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, एम्स में आपको लाइसेंस थोड़ा मिल रहा है सेंटर का, आप तो अस्पताल खोल रहे हैं, उसके लिए इतनी जगह कि उन्हें लगता है कि ज़रूरत होगी तब लोगों को सुविधा मिल पाएगी। आप राज्य मंत्री भी रहे, पर्यावरण डिपार्टमेंट में आप जो है मॉनिटरिंग का आपको पूरा चार्ज मिला था। किस तरीके की स्थितियां देख पा रहे हैं मेडिकल को लेकर, और पर्यावरण की क्या स्थिति है उत्तराखंड की? देखिए, 2003 साल पहले तक जो स्थिति थी, जितने भी एनजीटी में केस गए हैं सब उत्तराखंड के खिलाफ गए। जब उसके बाद पोजीशन हुई, इससे जो है बहुत पोजीशन सुधरी है। आप देखिए, होटलों का रजिस्ट्रेशन होना चालू हुआ है, अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन ही अस्पताल के चल रहे थे, बायोमेडिकल कहाँ जाते पूछना ही नहीं, उनमें भी स्थिति सुधरी है, लेकिन धीरे धीरे सुधर रही। जो हरिद्वार की बात करें तो सभी जो उसमें जा रहे थे, बल्कि आपको बताऊँ बहुत बड़े साधु सन्यासी हैं, उनके 500 कुछ कमरे हैं और कोई एसटीपी प्लांट नहीं था। अच्छा, जब उनमें जुर्माना लगा तो एसटीपी प्लांट भी बनाया, 10 लाख जुर्माना भरा, उसका एसटीपी प्लांट भी बनाया। तो इस टाइप का कदम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक तो लोगों को पहले जो है, हम इस एक बैठक में भी था तो उसमें तय हुआ कि हम डायरेक्ट जो है इम्पोज ना करें, पहले उनको समझाएं, उनको जानकारी दें, क्योंकि आधों को जानकारी नहीं है, सब वही भीड़ ध्यान चला उसी पे। जैसे अब आपको बताएं, वैसे तो इतना कड़ा कानून है, जैसे ही आपके बगल में वर्कशॉप है, इसके कपड़े के लिए भी जो है, इसको डिस्पोज ऑफ के लिए वो बने हैं, जैसे यहाँ शाहजहाँपुर है नियरेस्ट, किसी को खबर नहीं, सब वैसे वैसे जलाते हैं, फेंक देते हैं, पानी में बहा दे रहे हैं, ये भी स्वच्छता बोले। लेकिन अब क्या, धीरे धीरे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इस ढंग से जो हम चल रहे हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे इसका असर आपको दिखेगा। जैसे अब स्टील प्लांट सब जगह बन रहे हैं। पॉलीथीन को लेके जो है बैन है, बावजूद इसके आपके हल्द्वानी क्षेत्र में ही यहाँ पर लोग पॉलीथीन का बेतहाशा उपयोग करते हैं। देखिए, कोरोना काल में इसमें छूट दी गई, आपको मालूम हुआ, तब से चली, तो बीच में तो आपको लगातार बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही थी, लेकिन कोरोना काल में जो छूट देनी पड़ी तो उसकी वजह से चल रहा है अभी, कि हम उससे उभर ही नहीं पाएंगे। हल्द्वानी की महायोजना अब तक नहीं हो पाई। हल्द्वानी महायोजना में है ही नहीं, जो शहर महायोजना उनकी सबकी बन रही है। अगर आपको लगता है, जनता कहेगी महायोजना बननी चाहिए, तो हल्द्वानी का आगे रखेंगे प्रस्ताव, महायोजना बनाएंगे। काफ़ी समय से प्रस्तावित है ये, तो हम लोग प्रस्तावित नहीं है। मेरी जो है अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका कहना से बात हुई, उसी में ये है कि नैनीताल है, बाजपुर है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, लेकिन हल्द्वानी का उसमें नाम नहीं है अभी तक। आपकी मांग रहेगी, अगली बार विधानसभा बैठेगी तो हम कहेंगे हल्द्वानी को इसमें जोड़ा जाए, जोड़ेंगे। और वैसे होना चाहिए महायोजना। अगर महायोजना बनेगी, जो हम जल भराव की समस्या खत्म समाप्त हो जाएगी। मैं भी मानता हूँ कि हल्द्वानी का मास्टर प्लान नहीं है, इसलिए जल भराव की समस्या ज़्यादा है। वो तो हम भावर के निवासी हैं, ढाल है, तो इसलिए 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। अगर हम तराई जैसी जगह में होते तो मालूम पड़ा कहीं कहीं तो 4-4 दिन तक पानी खड़ा होता। बिल्कुल, ये सब इसीलिए कि हमारे मास्टर योजना नहीं है, इसलिए मास्टर में बहुत ज़रूरत है, मैं भी महसूस करता हूँ। और अब अगले संसद में इसमें लोगों से बात करेंगे, वो बनाएंगे। तो ऐसा कुछ काम वो बताइए जो आपको लगता हो कि हल्द्वानी के लिए एक बहुत बड़ा काम होने की उम्मीद है सरकार, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ पुष्कर धामी जी लगातार जो है बड़ी घोषणाएं भी कर रहे हैं और कुछ रिलीफ भी लोगों को पहुंचा रहे हैं। जो अभी तक उन्होंने निर्णय लिए, चाहे वो धर्मस्व विभाग के भक्तों के लिए उनके जो बोर्ड को ख़त्म किया गया, इसके अलावा जो अभी शहरी विकास मंत्रालय में लिए गए कुछ रोज़गार को लेकर भी उन्होंने निर्णय लिए। तो ऐसा कोई आप ऐसा वो बताइए कि हल्द्वानी के लिए कुछ ऐसा मील का पत्थर जो साबित हो जाए, ऐसा कोई विज़न बताइए जो पब्लिक को लगे कि हमारा फ़ायदा होने वाला है, हम आपको वोट दे दें जाके। देखिए, युवाओं के लिए, क्योंकि जो ना
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता कहा गया है। तो युवाओं के लिए नए नए देखिए स्टार्टअप योजना चली है, माननीय मोदी ने चलाई स्टार्ट। यहाँ होम स्टे योजना चल रही है, अभी एडवेंचर टूर में हम वो दे रहे हैं, बल्कि आपने पढ़ा होगा टिहरी में सुरंग से जाएंगे और ज़्यादा वो होगी। हमारे वहाँ काली है, इधर रामगंगा है, उसमें हम रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर उत्तराखंड का विकास करना है तो उन्हें जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि 2025 में युवा होगा तो उस टाइम जीडीपी, उसके लिए हमें बहुत आवश्यकता है कि हम मेन रूप से टूरिज्म में जाएं और या आईटी सेक्टर में जाएं। तो मुख्यमंत्री ने दोनों काम आप देखिए प्रारंभ करें छोटे समय में। इधर आईटी एकेडमी बनाई है, अब बनने को समय लगा। दूसरा टूरिज्म में होम स्टे का भी डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने कर दिया, होम स्टे योजना को बढ़ावा दे रहे हैं। हर जगह एक डेस्टिनेशन की बात हमारी सरकार पहले से करती आ रही है कि एक नया डेस्टिनेशन पैदा करेंगे। और दूसरा जो है एडवेंचर टूर को जो बढ़ावा देने की बात अभी आपने मुख्यमंत्री ने कहा उसको देंगे तो उससे रोजगार का हमारा वो होगा। और दूसरा क्या प्लान भी होगा, जब हम पहाड़ में वहीं एडवेंचर टूर करने लग जाएंगे तो लोग नीचे क्यों आएंगे। वोट क्या मोदी जी के नाम पे मांगेंगे या अपना भी कुछ जो है जो धरातल पे जिनको टिकट मिलेगा केवल अपनी कुछ परियोजना योजना बना के भी आएंगे या मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगेंगे? दोनों बातें हैं, कुछ मोदी जी की योजनाओं के नाम पे मांगेंगे, कुछ प्रदेश की योजनाएं ना, कुछ जो शहर का विधायक होगा वो भी अपने कुछ ना कुछ वहाँ के मुद्दे उठाएगा, उनके नाम पे बांटना है। बिल्कुल, चलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपना कुछ विज़न जो पब्लिक को जानना ज़रूरी था और मुझे लगता है कि आप भी सोचते होंगे कि लगातार वो चीज़ें पब्लिक के सामने आती रहे जो आपको लगता है कि शहर के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो है जिस तरह से लगातार आपने बताया है कि हल्द्वानी का अगर डेवलपमेंट होना है तो उनके पास कुछ रूट मैप कुछ प्लान जो है आप लोगों ने सुना होगा। आपको लगता है कि अगर कुछ सवाल आपसे ज़रूर पूछने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे मैसेंजर में आप छोड़ सकते हैं, जिसके ज़रिए प्रकाश हरबोला जी उनके जवाब भी दे सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। अगली बार हम लोग फिर एक शख्सियत के साथ में बैठेंगे और बताएंगे कि उनकी विधानसभा क्षेत्र का क्या विज़न उस नेता के पास है। कहिए नेताजी का ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।